अब हो रहा है स्टार्ट। क्या मैं करूँगा अपने फ़ोन। साथियों, आप पुरानी गलतियां रिपीट कर रहे हैं और चाहते हैं आपका सिलेक्शन। अरे डीएम साहब पधार रहे हैं। ये सारे एलिगेशन ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है। सबसे डरा हुआ यही कर्मचारी रहता है कि ये जो डीएम है ना, डीएम इसका नाम होता है कलेक्टर। ये राजा से कम नहीं है ये। तो आप जब आईएएस बनिएगा, 25-30 साल का अनुभव हो जाएगा, तो पूरा झुंड में रहिएगा, आप लोगों को बिल्डिंग में रखा जाएगा। 311 आर्टिकल 311 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो भी नौकरी करता है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, उनकी नौकरी से आप ऐसे नहीं कि एक झटके में उनको नौकरी से निकाल दे, ठीक है। तो उनको ना क्या करना है, आप लोग को संरक्षण देना है। संविधान उन लोगों को क्या देता है, संरक्षण देता है। किसके तहत? 311 के तहत। इसलिए देखिएगा, आईएएस अधिकारी जो डीएम एसपी होते हैं, इन लोगों को नौकरी से निकालना काफी टफ हो जाता है। जो डीएम वगैरह होते हैं, डीएम एसपी मजिस्ट्रेट, इन लोग को नौकरी से निकालना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपने यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के थ्रू क्या लिया है, जॉब लिया है, तो आपके लिए संरक्षण का अधिकार किसमें है? 311 में है। किसमें दिया गया है? 311 में दिया गया है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग या फिर जो भी राज्य लोक सेवा आयोग है, इनके कर्मचारियों का संरक्षण आपसे पूछ चुका है कि संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों का संरक्षण आर्टिकल संख्या कितना में दिया गया है? तो आर्टिकल संख्या 311 में दिया गया है। किसमें दिया गया? 311 में। अब हम चलते हैं 312, उसके बाद चलेंगे 315। देखिए 312 में क्या कहा है, तो इसको पहले समझते हैं। अखिल भारतीय सेवा क्या होती है? 3 टाइप की नौकरी को ध्यान से समझिए। ये 3 नौकरी, एक होती है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, सेवा का अर्थ होता है नौकरी, सर्विस, अंग्रेजी में कहते हैं सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस, इसे क्या कहेंगे? ऑल इंडिया सर्विस। एक होता है केंद्रीय सेवा, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल सर्विस, केंद्रीय सेवा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी, सेंट्रल सर्विस। और एक होता है राज्य सेवा, राज्य सेवा, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस, स्टेट सर्विस। देखिए इन तीनों में मेन अंतर क्या होता है? इसमें होता है जो अखिल भारतीय सेवा होती है, इसमें आपकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार, आपकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार और भेज देती है राज्य सरकार के पास कि जाइए उस राज्य में ड्यूटी कीजिएगा और उसी राज्य से सैलरी ले लीजिएगा। जैसे आईएएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट नियुक्त करती है, ट्रेनिंग दे देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेनिंग दे दी। अब उसका कैडर डिसाइड करेगी कि किस स्टेट में उसे भेजना है। गुजरात में भेजेगी, कहेगी जाओ गुजरात में सर्विस करो, गुजरात में नौकरी करो, वहीं से सैलरी ले लेना। तो ऐसी नौकरी जिसे केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार ट्रेनिंग देती है, लेकिन वह व्यक्ति आके राज्य सरकार के डिपार्टमेंट में सेवा देता है और राज्य सरकार से सैलरी लेता है, ऐसी नौकरी को अखिल भारतीय सेवा कहते हैं। ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य सरकार उस अधिकारी को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नौकरी से निकालने का अधिकार उसे नहीं होता है, अर्थात बर्खास्त, यानी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती है। इतना पावर होता है। अखिल भारतीय सेवा में सैलरी राज्य सरकार देती है, लेकिन नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार। सबसे पावरफुल होता है। इसमें कौन कौन आएगा अखिल भारतीय सेवा में? तो देखिए ध्यान से, एक आता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस अमूमन डीएम लिखता है, आईपीएस लिखता है, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन विभाग। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को रखा गया किसके? कब? 1966 में। क्यों? क्योंकि हमें उस समय आभास हो गया कि जंगलों की कटाई इतनी तेजी से चल रही है कि छोटे मोटे कर्मचारियों को वहां के ठेकेदार, विधायक उधायक डरा धमका मिला उला के कटवा लेते हैं सब पेड़ वगैरह। तो वहां आभास हुआ कि एक ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो राज्य सरकार या लोकल लोगों से उतना न डरे। आईएएस जो होता है ना, ये कार्मिक मंत्रालय इसको कंट्रोल करती है, इसे गृह मंत्रालय कंट्रोल करती है, और इसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कंट्रोल करता है। आईपीएस की ट्रेनिंग किस शहर में? हैदराबाद। आईएएस की ट्रेनिंग किस शहर में? आईएएस की ट्रेनिंग, आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में। और आईएफएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, देहरादून। केंद्रीय सेवा में
केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। केंद्र सरकार नियुक्त करती है और केंद्र सरकार अपने पास रख लेती है। ये होता है केंद्रीय सेवा। जैसे रेलवे में नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार। ट्रेनिंग कौन देगा? केंद्र सरकार। भेज कहाँ देगा? रेलवे डिपार्टमेंट में। रेलवे डिपार्टमेंट किसका? केंद्र सरकार का। सैलरी कौन देगा? केंद्र सरकार। अगर आपको राजदूत बना के अमेरिका भेज दिया जाता है, अगर आपको राजदूत बना के अमेरिका भेज दिया जाता है तो नियुक्ति कौन करेगी? केंद्र सरकार। किसके थ्रू? यूपीएससी के थ्रू नियुक्ति करेगी केंद्र सरकार और सैलरी देगी केंद्र सरकार। आपको कभी जापान, अमेरिका, रूस भेजेगी तो केंद्र सरकार के निर्देश पर जाएंगे। यूपीएससी में अगर आपको इंडियन पोस्टल सर्विस मिल गया या इंडियन रेवेन्यू सर्विस मिल गया, इंडियन रेलवे सर्विस मिल गया, तो ये सब केंद्रीय जॉब होते हैं। कौन सा जॉब होते हैं? केंद्रीय जॉब। तो जरूरी नहीं कि यूपीएससी में आपको सब अखिल भारतीय सेवा मिल जाए। राज्य सरकार आपको नियुक्त करेगी, राज्य सरकार नियुक्त करेगी, राज्य सरकार ट्रेनिंग देगी और राज्य सरकार काम कराएगी आपसे और वेतन देगी। सारा चीज जब राज्य सरकार के अंडर में आ जाता है तो राज्य सेवा कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्य सेवा। जैसे बिहार दरोगा, जैसे दरोगा का एग्जाम, दरोगा का वैकेंसी कौन निकालता है? राज्य सरकार। एग्जाम कौन लेगा? राज्य सरकार। ट्रेनिंग देगी राज्य सरकार, काम कराएगी राज्य सरकार और उसके बाद से आपको सस्पेंडो कर देगी राज्य सरकार, निकाल के फेंकियो देगी राज्य सरकार, टर्मिनेट भी कर देगी राज्य सरकार। सबसे डरा हुआ यही वाला रहता है, सबसे डरा हुआ यही कर्मचारी रहता है, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में ही सब कुछ रहता है। अरे भैया हमरा उठा के मत फेंक दियो। समझ में आएगी नहीं? अब जैसे कोई केंद्र सरकार, कोई एसएससी से आया है और इंडियन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एसएससी सर्विस सिलेक्शन कमीशन, तो ये होता है ना स्टाफ सिलेक्शन वाला, सर्विस सिलेक्शन नहीं, वो तो दूसरा होता है, एसएसबी हो जाएगा। एसएससी, अब उसमें आपको कोई इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन के आए तो केंद्रीय नौकरी है। बिहार सरकार उसको सस्पेंड भले कर सकती है लेकिन नौकरी से हटा नहीं सकती है अगर कुछ गड़बड़ करेगा। हालांकि वो केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार उसको कुछ टच भी नहीं करेगी, यूपी सरकार। आप रेलवे में टेक्नीशियन, सपोज कीजिए लोको पायलट है, ट्रेन चला रहे हैं, ऐसे स्टीयरिंग नहीं होता जी, A9 हैंडल होता है, ट्रेन चला रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार आपको, यूपी सरकार का ये खराब ट्रेन चला रहे हो हटो, नहीं हटा पाएगी? कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगी। तो सबसे ज्यादा कर्मचारियों के पास पावर किसके पास रहता है? अखिल भारतीय सेवा के, और सबसे कम राज्य सरकार के पास। जैसे पुलिस हो गया, सरकारी स्कूल के टीचर देखिएगा पोलियो पिलाने के लिए भेज देता है, कभी कभी चुनाव में ड्यूटी लगा देता है, कहीं कहीं तो नहीं लगाए ना इन लोग चुनाव में ड्यूटी। डीएम पूरे जिले के चुनाव का अपना सबसे बड़ा अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे बड़ा पावरफुल होता है। लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के राजा बनोगे, तो उन बकलोलवन को बोलिएगा कि ये जो डीएम है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझ में गया? इसका नाम होता है कलेक्टर, टैक्स कलेक्ट करता है पूरे राज्य से, ये राजा से कम नहीं है, ये पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। तो जो अगर बोलेगा कि पढ़ लिख के राजा बनोगे तो कहिएगा हाँ अभी नाम बदल गया, उसी का नाम है डीएम, और पुराना राजा हो जाएगा तो कमिश्नर, डायरेक्टर, फिर बड़ी ज्यादा जाएगा, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी तो बहुत बड़ा पावर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुख्यमंत्री कोई भी डिसीजन चीफ सेक्रेटरी से पूछ के लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब क्या कहना है आपका? तो भैया चीफ सेक्रेटरी बहुत पुराना होता है। ये आईएएस जो निकालते हैं लोग ना, 25-30 साल का जब आपके पास अनुभव हो जाता है, बूढ़े हो जाते हैं, तब आप लोग को चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है। तो आप जब आईएएस बनिएगा, 25-30 साल का अनुभव हो जाएगा, तो पूरा झुंड में रहिएगा, आप लोगों को बिल्डिंग में रखा जाएगा। जितना पुराट आईएएस रहेगा, सब ना यूपीएससी निकाला हुआ, आप लोग कैसे क्लास में बैठे हैं, अभी एग्जाम निकालना है आप लोग को, सबकी ख्वाहिश है यूपीएससी निकाल ले। तो ऐसे ही अलग अलग शहर से कोई यूपीएससी निकाल के आया रहेगा, कोई कहीं पे 20 साल डीएम रहा है, कोई आईपीएस रहा है, कोई कमिश्नर रहा है, उसको फिर बुलाया जाएगा, बड़का बिल्डिंग में उसको रखा जाएगा, उसका नाम रहेगा सचिवालय। सचिवालय में सब ऐसे ही से बड़का रहता है, उसी सबसे डिसीजन लिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो काफी बड़ा पोस्ट होता है। सर मुझे लगता है इस बार हमें यूपीएससी सीएससी एस्पायरेंट्स की तैयारी को आसान करने के लिए कुछ नया करना चाहिए। जी सर, ठीक है, फिर एक नया बैच अनाउंस करा देते हैं। अरे सर वो तो 31 मई को आ ही रहा है ना, मतलब कुछ और सोचते हैं। यूपीएससी का मेंबर या उसका अध्यक्ष जब अपना जॉब छोड़ेगा तो दूसरा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, उसको हटाना खिलवाड़ समझ गए। 10 गो क्वेश्चन चाहिए, मंगा लेगा कितना? 250 क्वेश्चन। यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं लीक होता, यूपीएससी वाले हर जिला के डीएम को फोन करेंगे। यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, ये सेना के कोई बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, या पहले से कोई ईमानदार आईएएस अधिकारी को ही प्रमोट करके क्या बनाया जाता है? यूपीएससी का चीफ बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? यूपीएससी का चीफ,
हेड बना दिया जाता है। अब वो अपने अंडर में कई अन्य यूपीएससी मेंबर को रखता है, वो उसके नीचे कुछ क्वेश्चन सेट करने वाले को रखते हैं। अब वो लोग क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन यूपीएससी में 15 क्वेश्चन पॉलिटी का पूछना है, 15 क्वेश्चन किसका पूछना है? पॉलिटी का। तो अब ये यूपीएससी वाले क्या कहेंगे, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जैसे जेएनयू है, डीयू है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, साउथ की कुछ यूनिवर्सिटी हो गई, असम की, उड़ीसा की, बिहार की, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सारे यूनिवर्सिटी को बोलेंगे लोग, ए भैया देखो प्रोफेसर कौन कौन हो, एगो क्वेश्चन सेट करके दो। अब 10 गो क्वेश्चन चाहिए, अब मंगा लेगा लोग, ये लोग 250 क्वेश्चन। 10 गो क्वेश्चन चाहिए, अब मंगा लेगा कितना? 250 क्वेश्चन। अब हो सकता है कि किस प्रोफेसर से मंगाया, किससे नहीं मंगाया, किसी को नहीं पता है। अब जैसे आप बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट के 4-5 गो प्रोफेसर रहते हैं, उसमें एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एचओडी। अब उसके बाद ये लोग डिसाइड करेंगे इस 250 में से कै गो 10 गो को डाला जाए क्वेश्चन। तो ऐसा ये लोग खुल के पब्लिकली थोड़ी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कैसे सेट करते हैं। पता चला क्वेश्चन में हिला दिया यूपीएससी का, आज लेना लीक हुआ है। यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं लीक होता। अब क्वेश्चन सेट हो गया, अब ये सेंटर अलॉट करेंगे। यूपीएससी वाले हर जिला के डीएम को फोन करेंगे, मेरा 16 तारीख को एग्जाम है, सेंटर खाली रहना चाहिए। डीएम को कह देंगे तुम ही यूपीएससी से गया है, 16 तारीख को हमको सेंटर खाली करके दो, स्कूल इतना इतना तुम्हारे जिला में चाहिए। वो स्कूल खाली करके दे देगा। वहाँ एक दिन पहले क्वेश्चन पहुंच, मम्मी तबीयत ना खराब हो गया था, इस बार गड़बड़ा गया थोड़ा सा। दिन अखबार में वेबसाइट पे आ जाएगा, आप जाके आंसर मिलाइएगा। उसका घर फोन करेगा, मम्मी तबीयत ना खराब हो गया था, इस बार गड़बड़ा गया थोड़ा सा, 2 नंबर से गड़बड़ हुए हैं। जितना खचरा बोलता है 2 नंबर से गड़बड़ हुए हैं, बहुत ही ज्यादा नंबर से गड़बड़ हुआ रहता है। ये 2 नंबर बहाना है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहेगा तो 2 नंबर से छूट गया, कई को तो कहेगा आधा नंबर से, उससे थोड़ा 25-30 पीछे है। कुछ रियलिटी में 1-2 नंबर से छटते हैं, लेकिन ज्यादातर इसे जो खचरा बहाना बनाता है कि ये गड़बड़ा गया, तबीयत ठीक नहीं था, का बोले हम एकदम हमको कोरोना जैसा फील हो रहा था, एग्जाम में उल्टी होने लगा, हम का कहें, हम एग्जाम सेंटर में लेट से पहुंचे थे, आधा घंटा लेट हो गया ना, तो कुल क्वेश्चन में बना दिए रहते। जो भी बहाना आपको बनाना होगा बनाइएगा, नहीं तो रिजल्ट आ गया तो फर्स्ट क्लास। यहाँ पे मेंस की तैयारी कीजिए, मेंस लिखिए, इंटरव्यू दीजिए। आपको यूपीएससी का ऑफिस जो है वो दिल्ली में मिलेगा। यूपीएससी का हेड ऑफिस कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। जब आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा, पीटी पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिएगा, तब आपको इंटरव्यू के लिए इसके ऑफिस में बुलाया जाएगा, यूपीएससी के ऑफिस। और वहां आप बाहरवा खड़ा होकर फोटो खिंचवाइएगा। क्या पता कि एक बार तो इंटरव्यू में पहुंच गए, अगली बार पीटी भी पास हो पाएंगे कि नहीं। बहुत बार ऐसा आप लोग को कभी मिलवाएंगे। एक मतलब अभी सर्विंग आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस आईएएस, अभी तो ट्रेनिंग में, तो अभी वो जॉब सर्विस में है वो बंदा, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में अभी ट्रेनिंग में है, और यूपीएससी का पीटी नहीं निकला। उसने दोबारा भरा कि इस बार हमको मेहनत करना है और जम के पढ़ना है और डीएम निकालना है, आईपीएस से उठा के डीएम, पीटी ना निकला। आप सोच सकते हैं कि उस आदमी से पीटी नहीं निकला, तो यूपीएससी कितना टफ एग्जाम लेती। इसलिए यूपीएससी को आप हल्के में नहीं ले सकते। कभी मिलवाएंगे, ट्रेनिंग वगैरह खत्म होता आप लोगों से, तो यूपीएससी काफी चैलेंजिंग एग्जाम हो जाता। आगे बढ़ जा, यूपीएससी के अगर अध्यक्ष है, जो यूपीएससी का कौन है? अध्यक्ष। इसी के अंडर में सब लोग काम करते हैं। यूपीएससी के क्या होते हैं? अध्यक्ष जो होते हैं। अगर केंद्र सरकार यूपीएससी के अध्यक्ष को मिला ली कि तुम मेरे अंडर में आओ, कुल विधायक लोग को बना दी डीएम, जा पेपर लीक कर, तब तो गड़बड़ हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता अगर मिल गया? इसलिए जरूरी ये है कि इसको सुरक्षा दिया जाए। तो नियम ये है कि इसे हटाने के लिए, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए, यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करना पड़ता है सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट के जज के आगे सरकार को यह बात साबित करनी होती है कि यह अधिकारी, यह यूपीएससी का अध्यक्ष काबिल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जज पूछेंगे, तो सरकार, मंत्री जी, बड़का भारी काबिल आप ही हैं क्या? बताइए तो कहाँ गड़बड़ किए हैं, कहाँ इनकी काबिलियत में शक है, अब बताओ। यूपीएससी का जो एग्जाम दिया होगा वही ना डीएम और एसपी बना होगा, और जो 10 साल या 20 साल 30 साल डीएम एसपी के पद पर रहा होगा, तब जाके उसको जिला से हटा के कमिश्नरी दिया गया होगा, सचिवालय दिया गया होगा, सेंट्रल डिपार्टमेंट दिया गया होगा, आईबी हुआ होगा, या फिर बीएसएफ में दिया गया होगा। इधर उधर घुमाने के बाद में प्रमोशन ले आके आईपीएस उसको बनाए होंगे यूपीएससी का अध्यक्ष, यूपीएससी का उसको हटाना खिलवाड़ समझ गए? अरे एक तो नयका आईपीएस आपको सुना देगा बढ़िया से, तू तो वो हटने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तो बढ़िया लोग का बुखार उतार देता है। पता चला क्या, गए थे साबित करने के चक्कर में और उल्टे
सरकार को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा के फेंक देगा, भाई यहाँ से बकललवा कहीं का, आता जाता कुछ है नहीं, आए हैं यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए, निकलो यहाँ से। समझ आ गया कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट बढ़िया बढ़िया लोग को उनको हैसियत दिखा देता है सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी का नहीं चलता है। रियल पावर अगर किसी के पास है तो न्यायपालिका में, लेकिन फिर वही है कि न्यायपालिका एक कोर्ट के अंदर ही है, जो कुछ है बाहर कुछ नहीं है। इसमें एक और बात कहा गया है, जो यूपीएससी का अध्यक्ष रहा है, यूपीएससी का जो मेंबर रहा है, देखिए 10-20 मेंबर रहेंगे जैसी जरूरत है, और उसके ऊपर अध्यक्ष रहेगा। अब यही लोग हैं, ध्यान से समझिए, जो यूपीएससी का अध्यक्ष है और जो मेंबर है, ये ऑलरेडी बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी या बड़े बड़े अधिकारी होते, और यही लोग नए नए यूपीएससी का जो मेंस लिख के इंटरव्यू में पहुंचा रहता है, उनका इंटरव्यू लिए रहता और नंबर देते हैं तो वो लोग पास होते। इसलिए कहा गया है कि अगर यूपीएससी का सदस्य या अध्यक्ष यहां से छोड़ता है अपना नौकरी, तो दूसरी किसी सरकारी नौकरी को नहीं कर, दूसरी किसी सरकारी नौकरी को नहीं कर। समझ गया? यूपीएससी का मेंबर या उसका अध्यक्ष जब अपना जॉब छोड़ेगा तो दूसरा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? आज एक बताइए, यूपीएससी का उच्च अध्यक्ष है, वो ही इंटरव्यू लिया है तो नंबर अच्छा दिया है तो कोई डीएम बना है, नंबर थोड़ा सा कम दिया है तो आईपीएस बना है, थोड़ा सा इसे दिया ही बना है। अब पता चला वो नौकरी छोड़ के कहीं एसएससी का नौकरी कर रहा है, तो कभी कोनो डीएम घूमते फिरते आएगा तो कहेगा अरे सर आप ही तो मेरा इंटरव्यू लिए थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? खराब नहीं लगेगा जी उसको? अरे भाई उसको कितना खराब लगेगा? समझ में आया कि नहीं आ गया? तो इसलिए कहा गया है कि यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है और उसके मेंबर, ये रिटायरमेंट या जॉब छोड़ने के बाद दूसरा सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। प्राइवेट जॉब तो कर ही सकते हैं। आप लोग जब इंटरव्यू दीजिएगा तो जो लोग रिटायर्ड हो चुके हैं यूपीएससी के मेंबर, हम उन्हीं लोगों से आप लोग का इंटरव्यू लेंगे। वो लोग आप में से जितने लड़के पीटी और मेंस पास करेंगे, तो जब इंटरव्यू लिया जाएगा तो ऐसा नहीं कि अकलेल बकलेल कोनो को इंटरव्यू पैनल में बैठना होगा। वहां पे जो यूपीएससी के ऑलरेडी 200-400 बच्चों का इंटरव्यू लिए होंगे ना, किसी को अच्छा नंबर दिए होंगे तो आईएएस, डीएम, एसपी नंबर के हिसाब, वो लोग ही आपके पैनल में बैठेंगे। उस सब की व्यवस्था भी की जा रही है, इसीलिए भाग दौड़ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये नहीं कि कोनो बकलोल को बैठा देंगे, बताओ बाबू 2 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, इस वाला नहीं। समझ रहा है? चलो आई विल गिव यू अ चांस, ये सेंटेंसेस को पहले इंग्लिश में बोलो। आप बहुत सुंदर हैं। You are very beautiful. आप दुनिया के सबसे अच्छे जज हैं। You're the best judge in the world. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। I am a very big fan of yours. आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। Whatever you say, I will do it. You are no less than God to me. वाओ, तुम्हारा इंग्लिश बहुत अच्छा है। Wow, your English is really good. ये भारत में सबसे पावरफुल जॉब है, क्योंकि वह राज्य और वहां से सिलेक्शन जब हो जाएगा तो यूपीएससी वाला सेलेक्ट होके आएगा तो मंत्री, कार्मिक मंत्रालय का मंत्री पकड़ के ले जाएगा, खाली कर देगा कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। लाइन लग जाओ लोग, सब लोग। और जब अफ्रीका में उतरना ना तो वहां ले जाके वहां के राष्ट्रपति को दिखाना पड़ेगा। राष्ट्रपति अपने काम करेगा, क्या बनाएगा? मंत्री। क्या बनाएगा? मंत्री। तो कार्यकारी शक्ति के तहत वो किसे बनाता है? मंत्री को। अब मंत्री को आता है काम अच्छा से करना, तो कार्यकारी शक्ति के तहत किसे नियुक्त करता है? मंत्री को। अब मंत्री अपने काम करेगा, अभी पगला जाएगा मंत्री, तो सब मंत्री बोल के कहेगा सर, एगो मंत्री को कहेगा सर तुम वैकेंसी निकालो, वैकेंसी, तो एगो मंत्रालय बनाएगा, कार्मिक मंत्रालय, और कार्मिक मंत्रालय को दे देगा कि यूपीएससी संभालिए आप यहाँ पर। और वहां से सिलेक्शन जब हो जाएगा तो यूपीएससी वाला सेलेक्ट होके आएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग हो जाएगा। यूपीएससी वाला सेलेक्ट होके आएगा, उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग हो जाएगा तो मंत्री, कार्मिक मंत्रालय का मंत्री पकड़ के ले जाएगा सारा यूपीएससी वाले को, खाली कर देगा कहाँ पे? राष्ट्रपति भवन में। लाइन लग जाओ लोग, सब लोग। राष्ट्रपति पूछेंगे हाँ हाँ अब सब लोग भाषण दो, लोग देखे क्या क्या सीख के आए हो, तो 15-15 मिनट का सब भाषण देता है। यूपीएससी, आईएएस और आईपीएस सब भाषण देता है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका की शक्ति किसके पास थी? राष्ट्रपति। भले प्रयोग नहीं करता है लेकिन सिस्टम तो बना के गया ना, तो कार्यकारी शक्ति के तहत किसे नियुक्त करेगा? मंत्री को, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री को। और कार्मिक मंत्रालय यूपीएससी वाले को। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद प्रधानमंत्री के पास भाषण देने नहीं जाते हैं लोग, किसके पास जाते हैं? राष्ट्रपति। जितना कर्मचारी, मंत्री उंत्री है सब किसके तहत आएगा? कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति खाली साइन करेंगे। जैसे मान के चलिए जगमोहन की यूपीएससी निकल गया, हलाने को, अब जगमोहन का रिजल्ट आया और इसको बनाया गया राजदूत।
तो इसे राजदूत बना के राष्ट्रपति अफ्रीका भेज देंगे। हाँ। अफ्रीका ठीक है, युगांडा वगैरह। हाँ चलिए ध्यान वेस्ट इंडीज, तो चलिए ध्यान समझते हैं। तो राष्ट्रपति इसको कहां भेजेंगे? अफ्रीका में। तो साइन करेंगे कौन? राष्ट्रपति। कि भारतीय विदेश सेवा का राजदूत भारत का जगमोहन साइन करके मोहर मारेंगे और तुम वही लेके फ्लाइट पकड़ के जाएगा। और जब अफ्रीका में उतरना ना तो वहां ले जाके वहां के राष्ट्रपति को दिखाना पड़ेगा। और वहां जब जाओगे तो वेटिंग में खड़े रहोगे ना, तो बगल में एक आदमी बोलेगा एक्सीलेंसी, मतलब महानुभाव आइए। समझ आ गया? राष्ट्रपति साइन करके भेजा है कि हमको फुर्सत नहीं है, मेरे जगह जगमोहन जा रहा है, वहां बैठ के भारत को रिप्रेजेंट कीजिएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी भी विदेश सेवा के अधिकारी को भेजना, कोई विदेश से आया तो उसे रिसीव करना किसका काम है? राष्ट्रपति में। ये सब किसके तहत आता है? कार्यकाल। तो अपने से समझो, इसको लिख के क्या करोगे? हालांकि मटेरियल में लिखा हुआ है, ये समझने की चीज है। कार्यकारी मतलब क्या होता है? काम करने के लिए जिसे नियुक्त किया जाता है उसे कार्यकारी। तो काम करने के लिए सबसे बड़े राष्ट्रपति हैं, उसके बाद मंत्री हैं, मंत्री के यूपीएससी है, यूपीएससी के बाद स्टेट पीसीएस है, स्टेट पीसीएस सचिवालय दरोगा, उसके बाद से लाइन लगा है सफाई कर्मचारी, ग्रुप डी गवर्नमेंट, सब भर दीजिए आप। सब का सब क्या है? कार्यपालिका। और सबसे बड़ा कार्यपालिका राष्ट्र, राष्ट्रपति। किसी को दिक्कत? तो इसमें लिखे कुछ नहीं, अपने से समझिए। समझ गया ना? किसे नियुक्त करेगा? पीएम, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सब लोग को नियुक्त कौन कर देता है? यही। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है, इसलिए देखिएगा आपके टोपी पे क्या दिया रहेगा? राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह। इसलिए कभी भी जब ड्यूटी पे जाइएगा तो जब अपने बड़े बुजुर्ग का पैर छुइएगा, माता पिता का, तो टोपी उतार के आपका सर झुक जाए, लेकिन राष्ट्र का सीन नहीं झुकना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? होता है ये सब धीरे धीरे ट्रेनिंग में हो जाएगा। एक लड़की का दरोगा में हुआ था, तो वो ऐसे जो हम तो उसको रोके, भाई बमनी सुनो, पहले इसको उतार दो आप, आगे बढ़े। तो ये सब किस में आता है? कार्यकारी सब। सबसे फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी एस्पिरेंट का बुक लिस्ट। अब उनको बुक लिस्ट चाहिए, जैसे कि वो एक दिन में पढ़ डालेंगे। सबको पता है पढ़ लेनी चाहिए, कोई नहीं पढ़ के जाए। माय ओन स्टूडेंट्स आर नॉट डूइंग इट।